वह दौरे से लौटे ही थे। मैंने अरदली से चाय बनाने को कहा। यह नहाकर गुस्लखाने से निकले। मैंने थोड़ा नमकीन चिवड़ा और मीठे बिस्कुट प्लेट में निकालकर मेज पर रखे। इतने में अरदली ट्रे में करीने से चाय लाया। अचानक अंदर के कमरे से ही इनकी तेज आवाज आई, ये दशहरी आम कौन लाया है? बताती हूँ। आप पहले चाय तो ले लीजिए, मैं खुशी दबाते हुए बोली। बताने की उत्सुकता मेरी आवाज में साफ झलक रही थी। हथेलियों में क्रीम मलते हुए यह आकर बैठे और चाय का कप उठा लिया। मैंने भी चाय हाथ में ली। सब इंस्पेक्टर विजय आया था। कहने लगा, साहब तो हमको पास फटकने भी नहीं देते, हमको सेवा करने का मौका ही नहीं देते। मैंने भूमिका बांधने की कोशिश की। उसको तो मालूम था कि हम दौरे पर गए हैं, फिर आया क्यों? नहीं, उसको नहीं मालूम था। बड़े आश्चर्य से कह रहा था, है साहब नहीं है, दौरे पर गए हैं। खैर, हमारे लिए तो आप में और साहब में फर्क ही क्या है? आप दोनों ही हमारे माए बाप हैं, उसने कहा और तुम मान गई। दौरे पर जाते समय थाने में उससे मिलते हुए गया हूं। वह जानबूझकर मेरे पीछे आकर आम दे गया है। मेरे सामने तो दुम दबा कर रहता है। जी हाँ साहब, के अलावा मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। वह तो चालाक और धूर्त है, पर तुम इतनी नासमझ तो नहीं हो कि उसने दिया और रख लिया। बस तुम रहे भोले। भाई, कोई प्रेम से अपने अधिकारी को भेज दे रहा है, खुद तो लोगे नहीं, घर आकर दे रहा है तो भी गलत से लत सोचोगे। क्या सभी को ऐसे डरा कर रखा है? बेचारे झूठ ना बोले तो क्या करें, डरा कर मैंने रखा है। जिसके मन में मैल न हो, खोट ना हो, वह किसी से क्यों डरेगा? मेरी सेवा करना चाहता है। यदि वास्तव में सेवा करना चाहता है तो दफ्तर के काम में ढील नहीं करता। मामले की तहकीकात करने गया तो गांव के बड़े आदमी के साथ शराब के नशे में डूबकर असली अपराधी को छोड़ गरीब को पकड़कर नहीं लाता। चेहरे पर आई कड़वाहट से लग रहा था, अभी और कड़वाहट उगलेंगे। पर नहीं, एक सांस लेकर यह चुप हो गए। पता नहीं, आपके दफ्तर में या आपसी रिश्ते क्या है? मुझसे तो बहुत आदरपूर्वक बोल रहा था। कहने लगा, आपको दीदी कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मेरी कोई बहन नहीं है। दिल ही दिल में रंज होता है, पर आज तक किसी को बहन बनाने की इच्छा ही नहीं हुई। आपको देखा तो लगा मानो आप मेरी सगी बहन है। आप उसकी बहन बनिए या माँ, पर याद रखिए, इस बहाने मेरे साथ कोई रिश्ता उसका नहीं हो सकता। बदमाश चाल चलता है। उसको मैं अभी बुलाता हूँ। उसके आम वापस कर दो। पर काफी आम खत्म हो गए। कुछ तो बच्चों और मैंने खा लिए और थोड़े आसपास बांट दिए। मेरी सहमी हुई सी आवाज एकदम संभल गई। यदि आम वैसे ही रखे होते तो क्या आप सचमुच वापस कर देते? और नहीं तो क्या, यूं ही बोल रहा हूं। तुम इतने वर्षों में मुझे पहचान नहीं पाई, इसी बात का तो दुख है। अपने उसूल और आदर्शों को निभा सकूं, इसमें तुम ही सहायता कर सकती हो। इससे ज्यादा कुछ भी कहना व्यर्थ है। इनकी आवाज में थोड़ा दर्द, थोड़ी निराशा थी। बस आप भी कमाल करते हैं। जरा से आम कोई क्या दे गया, सदमे के मारे मानो दिल का दौरा पड़ जाएगा। और भी तो लोग हैं मांग कर लेने वाले, खुद आंखें मूंदे रहते हैं। बीवी पिछवाड़े से मंगवाती है तो अनजान बने रहते हैं। साल भर का गल्ला, रोज की सब्जी भाजी, सूखे मेवे, मौसम के फल, यहाँ तक कि बच्चों के दूध बिस्कुट तक का प्रबंध हो जाता है। इतना बोल कैसे गई, सोचकर आश्चर्य हो रहा था। मन को संभाल रही थी कि इनकी निराशा और दर्द भरी आवाज में हमेशा की तरह बह न जाऊं। मन को मारकर जीने में क्या रखा है? क्यों न मैं भी और लोगों की बीवियों की तरह फायदा उठाऊं। हो सकता है कुछ समय बाद इनको भी मेरी बात रास आ जाए। काश ये ख्याल मेरे मन में उस दिन आता ही नहीं। उस दिन तो मैंने न जाने किस तरह और किस मनोदशा में इनसे ऐसी बातें कहीं।
ये जानते हुए भी कि किस तरह इनका दिल दुखा रही हूं, पिछले 1.5 साल में कभी इन बातों को महसूस ही नहीं किया। शायद अभी भी मेरा पागलपन खत्म नहीं होता, अगर सच्चाई मेरे सामने न आ गई होती। इनसे इस तरह बातें करके मैंने सोचा कि बहस में जीत हासिल कर ली। ये भी मान लिया कि अब मैं जो करूंगी उसमें इनकी स्वीकृति होगी, भले ही यह चुप रहें। अब तो सोचते हुए शर्म आती है। पर उस दिन तो यही लगा था कि मैं इनसे कई गुना अधिक बुद्धिमान हूं। जो यह नहीं कर सकते, वह मैंने कर दिखाया। मैं भी और अफसरों की बीवियों की तरह शानो शौकत से रह रही हूं। बच्चों का मनमाफिक खाने पहनने का शौक पूरा हो रहा है। सब इंस्पेक्टर विजय ने तो दीदी बनाया ही, और लोग भी आने लगे। कोई भाभी, कोई भौजी, कोई बेटी कहता। गरज के मारे रिश्ते कायम होते रहे और मैं समझ नहीं पाए। जो रिश्ता प्रेम और विश्वास के आधार पर टिका था उसको नकारने की भूल कैसे कर बैठी। लोग अपना काम करवाने के लिए नजर भेंट लाते और घर पर मुझे ही देते। दीदी, आप साहब से कहेंगी तो हमारा काम जरूर हो जाएगा। आपकी बात को साहब मना नहीं करेंगे। मेरी तो शायद सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी, नहीं तो मैं इन बातों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कैसे करती। भाभी, आप ही तो सब कुछ है। देवी है देवी। बस आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो हम तर जाएं। आपका चेहरा देखकर कोई किसी बात के लिए न नहीं कर सकता। फिर भला साहब आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे। मैं तो एक समझदार महिला कहलाने योग्य भी नहीं रही, पर इन खोखली बातों का नशा ऐसा था कि मैं अपने आप को देवी मानने लगी। कई बार इनके दोस्तों ने मजाक में कहा भी, असली पुलिस अधीक्षक तो भाभी जी हैं। आप तो बस दफ्तर और दौरों में जांच वगैरह में लगे रहते हैं। मैं इन लोगों का व्यंग्य समझ ही नहीं पाई। यदि कोशिश करती तो इनका चेहरा देखकर ही भांप जाती कि असलियत क्या है। उस समय तो इनका दुख से काला पड़ता चेहरा देखकर एक दबा हुआ गुस्सा ही फूटता था, जो धीरे धीरे इनकी उपेक्षा में बदल गया। मैं सचमुच अपने को पुलिस अधीक्षक की कुर्सी की हकदार समझने लगी। अरदलियों से इनका और मेरा व्यवहार बड़ा संयत और शिष्ट था, पर धीरे धीरे मेरी अकड़ रंग लाने लगी। उन्हें डांटना, फटकारना, बार बार बाजार दौड़ाना, उनकी व्यक्तिगत परेशानी या दुख दर्द की बातें सुनने या जानने का मामूली सा भी धीरज न दिखाना मानो पुलिस अधीक्षक की पत्नी हो जाने से उनके साथ इंसानियत के नाते खत्म हो जाते हैं। मालिक और गुलाम का रिश्ता ही रह जाता हो। एक बार शहर में हड़ताल हुई और भयंकर दंगा हुआ। इन्होंने जान पर खेलकर दंगाइयों को बस में किया। इनके साहस और प्रेमपूर्ण व्यवहार से दंगाइयों के दिल में इनकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। उस समय एक हवलदार ने घर आकर खबर दी कि साहब कुशलपूर्वक है, बस मामूली सी चोट आई है, स्थिति काबू में आ गई है। हवलदार बूढ़ा था, इनके प्रति वफादार भी था। उसके मुंह से निकल गया, बाई जी, आपके सुहाग का प्रताप है कि साहब आज उन दंगाइयों के बीच से सही सलामत बच भी गए और शांति भी स्थापित कर सके। इनका साहस, धीरज और समझदारी से किया गया कार्य भी मैं अपने द्वारा किया गया समझती रही। बाद में इनको जब तमगा मिला तो बोलना नहीं चूकी कि मेडल की सही हकदार तो मैं हूं। तब इन्होंने कितनी सहजता से कहा, और नहीं तो क्या, यदि तुम्हें पत्नी के रूप में न पाता तो इतना सब कर पाता। इनकी वाणी में कहीं छलावा नहीं था, यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं गलतफहमियों से घिरी रही। सावन के अंधे को हर चीज हरी दिखती है। मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि कुछ न होते हुए भी मैं इनकी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने आप को देती रही। बच्चों पर मेरे इस व्यवहार का जो खराब असर हुआ उसको तब तो समझ नहीं पाई, पर अब उनकी उच्छृंखलता को अच्छी तरह समझकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे इनसे ज्यादा मुझे महत्व देते हैं, ऐसा ख्याल मन में बैठ गया। पत्नी पति से ज्यादा लायक हो तब भी पति की भावनाओं का ख्याल और बच्चों के मन में पिता की सम्मानपूर्ण छवि बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है।
मैं तो योग्य न होते हुए भी अपने आप को इनसे ऊंचा समझने लगी। मेरी नालायकी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। बच्चे मुझे प्राथमिकता नहीं दे रहे, बल्कि अपना स्वार्थ मेरे द्वारा साध रहे हैं। ये तब समझ में नहीं आया था। उसी का फल था कि बच्चे मेरी उपेक्षा करने लगे। अपने आप को सर्वस्व समझने वाली मैं अब न तो उपेक्षा को ग्रहण करने की स्थिति में थी, न उनको डांटने या समझाने की। बच्चों के सामने सही बात, सही आदर्श रखने की आवश्यकता को ताक पर रख दिया था। दोनों बच्चों के बात करने के ढंग से मैं उनके स्वभाव को समझ सकती थी, यदि थोड़ी सी जागरूक होती। माँ, क्या हम रंगीन टेलीविजन नहीं ले सकते? ब्लैक एंड व्हाइट में भी कोई मजा आता है। हाँ माँ, सबके यहाँ रंगीन टेलीविजन है, बस हमारे यहाँ ही नहीं है। तुम दोनों तो ऐसे कह रहे हो मानो अभी तुरंत रंगीन टेलीविजन आ जाएगा। इतना सरल नहीं है। पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती? बस दोनों ने मिलकर मुझे गर्व के शिखर पर चढ़ा दिया। मैं दिमागी तौर पर दिवालिया होते हुए भी खुद को सबसे बुद्धिमान समझने लगी। रंगीन टेलीविजन जिस दिन आया, बच्चे और मैं फूले नहीं समा रहे थे। 10-15 दिन तक इनसे तर्क कुतर्क बहस कर मंगवा ही लिया। मैंने इनके मातहत से ही पहले कहा था। खून मुंह को लग चुका था। उसको अपना तबादला रुकवाना था। सोचा, ऐसे समय कहूंगी तो जरूर जल्दी और सस्ते में करवा देगा। पर जैसे ही इनको पता लगा सब की शामत आ गई। इतना गुस्सा होते इन्हें कभी नहीं देखा था। उस दिन खाना भी नहीं खाया। काफी दिनों बाद मैं थोड़ा डर गई। अपनी ओर से गलती हो रही है ऐसा लग रहा था, पर मन मानने को तैयार नहीं था। तुमने बच्चों का मन भी बिगाड़ दिया और अपने मन की करके रही। पर तुमको अंदाज भी है कि मैंने किस तरह प्रबंध किया। अपनी भविष्य निधि से उधार लिया है। पूरी कीमत देकर लाया हूं। जिस धन को आदमी बच्चों का भविष्य सुधारने, अपने बुढ़ापे में खर्च करने के लिए संचित करता है, तुम्हारी बेहुदा हरकत से नष्ट हो रहा है। मैं वास्तव में मूर्ख ही थी, जो तब भी संभली नहीं, मुंह से निकल ही गया। क्या भविष्य निधि से पैसे निकाले? आप सचमुच कुछ नहीं कर सकते। मैं तो करीब करीब मुफ्त करा देती। बस आप भी, पैसे यूं ही खर्च हो गए। बस चुप रहो। मेरे उसूलों की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी। मेरा साथ न दे पाई, उल्टे मुझे भी गलत बात सिखाने पर तुली हो। सुना था, हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री होती है। पर तुमने सिद्ध कर दिया कि असफलता की ओर चरण बढ़ाने के लिए भी पुरुष को स्त्री का साथ ही नहीं, संरक्षण भी मिल सकता है। आज तक तुमको समझाकर हार गया। अब मैं हुक्म देता हूं कि जिस कुर्सी का मैं अधिकारी हूं, उस अधिकार का तुम दुरुपयोग नहीं कर सकती। ये गुस्से में तमतमाते हुए बाहर चले गए। दोनों बच्चे भी सहम गए थे। अरदली की आंखों में तभी से एक व्यंग्य भरी मुस्कान देखती आ रही हूं। कुछ ही दिनों में इनका तबादला हो गया। उस समय तो नहीं, पर अब पता लग गया कि इन्होंने खुद ही तबादला करवाया था। मैं चाह रही थी कि बच्चों की परीक्षा तक वही रुक जाऊं। इन्होंने कहा भी कि ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां के स्कूलों की जानकारी ले चुके थे वह। पर मेरे सिर पर तो भूत सवार हो गया था। कुछ तो इनके गुस्से वाले मूड से दूर रहना चाह रही थी। 2 महीने के लिए बच्चों की पढ़ाई में होने वाले नुकसान या उस नुकसान को पूरा करने की जिम्मेदारी से भी बचना चाह रही थी। इन्होंने कहा भी, मैं जब तक हूं तभी तक ये अरदली और कर्मचारी ध्यान देंगे, फिर तो नए साहब की जी हजूरी में लग जाएंगे। मुझ में जो झूठा दम था, उसने फिर सिर उठाया। मेरी गलतफहमी की इनके मातहत मुझे बहुत मानते हैं, मेरे जरा से इशारे पर बिछ जाएंगे। इनके बहुत कहने पर भी मैं वहीं रुक गई। बच्चों को पढ़ाने के कारण तो यह व्यवस्था अच्छी लगी, पर मेरा व्यवहार शायद उनको भी अटपटा लगा था। अपने पिताजी के इतना कहने पर भी मेरा रुकना उन्हें ठीक नहीं लगा था। वे दोनों दो एक बार बोले, माँ, चले चलते हैं।
थोड़ी सी मेहनत से हमारी पढ़ाई ठीक चलने लगेगी। इनके जाने के तीसरे दिन ही नए पुलिस अधीक्षक आ गए। एक बूढ़ा रदली हमारे पास रह गया, जो करीब किसी काम का न था। सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था। खींच के मारे उस बूढ़े अरदली पर जब तब गुस्सा निकलता, वह भी अब किसी तरह सहन नहीं करता था। साहब तो हमेशा से ही बहुत मधुरता और प्यार से बोलते थे। मैं भी पहले मीठे स्वभाव की ही थी। अब क्यों सहेगा जब साहब कोई और हो। अब तो कहीं से जरा भी आसरा नहीं था। कोई झांक कर भी न देखता। फोन भी नहीं रह गया था कि किसी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को बुलाकर कोई काम बता सकूं। मैं जिस प्राप्य के बारे में सोच कर खुश हुआ करती थी, वह मेरा खुद का व्यक्तिगत न था, ये समझने में देर जरूर हो गई। मेरा आदर सम्मान होता रहा था इनकी पत्नी होने के कारण, और मुझे भी इन पर गर्व था। सिवा इन बीच के कुछ दिनों के जब मैंने अपने आप को इसका हकदार माना था। मैं एक सफल, अच्छे अफसर की पत्नी बनकर संतुष्ट रहती तो आज मेरा सम्मान बढ़ जाता। जो मुझे दीदी और भाभी बनाकर तारीफों के पुल बांधते थे, अब इधर उधर इनसे उनसे कहते फिर रहे थे, अजी, सब दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाली करतूत है। साहब तो एकदम सीधे बन जाते थे, कुछ लेते नहीं थे। अब साहब ले या मेम साहब, फर्क क्या पड़ता है। बात तो एक ही हुई ना भाई, असली साहब तो वही है। साहब के चार्ज में तो बस पुलिस अधीक्षक की कुर्सी है। अरदली और दफ्तर के सिपाहियों की ये बातें कानों में पड़ने लगी, सारे के सारे साहब एक जैसे हुए हैं। मेम साहब ने राजपूत साहब का तबादला रुकवा लिया, बदले में रंगीन टेलीविजन मुफ्त। साहब भले ही ऊपर से मेम साहब को डेटे पर मन ही मन खुशी हुए होंगे कि चलो भाई, पैसा ना धेले का खर्च और मुफ्त का मनोरंजन घर बैठे बैठे। सुनकर मैं एकदम बौखला गई। ओह, मैंने ये क्या किया। इनके इतने साल की तपस्या भंग कर दी। इनके 10,000 रुपयों का नुकसान कराया और नाम भी खराब करवा दिया। किस किस का मुंह बंद करूं, किस किस को सफाई देती फिरूं। वे 2-3 महीने मेरे और बच्चों के कैसे कटे, सिर्फ हम ही जानते हैं। मैंने तो टेलीविजन की ओर देखना तक छोड़ दिया। उसको देखकर न जाने कैसा दर्द उठता है। बच्चों के पर्चे भी ज्यादा अच्छे नहीं हुए। मेरी नादानी से एक ऐसा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई मुश्किल ही लगती रही। इनके पास पहुंचकर मैंने अपने किए पर पश्चाताप किया। भविष्य में दोबारा ऐसी गलती न होने देने का वादा भी किया। इनका इतना ही कहना था, हम अपराधी को पकड़ते हैं, इल्जाम लगाकर जेल भेजते हैं कि वह अपने किए की सजा भुगतने के बाद एक अच्छे नागरिक का जीवन जी सके। उनको इसका मौका मिलता है। हम सरकारी कर्मचारी, वह भी खासकर पुलिस में साफ सुथरों को भी दाग लगा ही माना जाता है। फिर एक बार की गलती हमेशा के लिए कलंकित कर देती है। हर तबादले पर हमारे पहुंचने से पहले उसकी ख्याति पहुंच जाती है। इस दाग को दुनिया की कोई जेल नहीं मिटा सकती। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।